सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये चारों क्वेश्चन को कवर किया है। एक ही क्वेश्चन ही लिया, बट ये चारों क्वेश्चन मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि सीबीएसई में 3 से 4 बार ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि तो जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण यहाँ पर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग्स अच्छे से ओपन नहीं हो पाया है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप लोग एमएसटी सीटी 2021 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी से नहीं हो पाई होगी। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है द्रुता अभ्यास बैच फॉर एमएसटी सीटी 2021 स्टूडेंट। यहां पर होगा क्या कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का कंप्लीट फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, जो सालों से बच्चे को टीच कर रहे हैं। ये कंप्लीटली फ्रेश और न्यू बैच है, जिसको 1 फरवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। और ये बैच में फुल सिलेबस तो कवर करवाया जाएगा, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉक टेस्ट, डीपीपी, बहुत कुछ आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा। और ये बिल्कुल शेड्यूल वे में चलने वाला है, जैसा कि शेड्यूल आप देख सकते हैं। 1 फरवरी को ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स का टॉपिक को लिया जाएगा। तो जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कीजिए। देन आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बार आप सभी को फोड़ना है एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाई अमीन प्लेटिनम 4, देन आपका नाइट्रेट। ये हमारा क्या गिवन है, कंपाउंड गिवन है। आपको इसका यहाँ पर आईयूपीएसी नेम गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए, यहाँ पर क्या है, डाइक्लोरिडो मतलब कि 2 Cl है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर तो एक बताया जा रहा है। ये तो हमारा पूरा ही गलत हो गया। तो डाइक्लोरिडो में हमारा ऑप्शन नंबर डी कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, 20 मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमीन मतलब क्या हो गया, EN की बात कर रहा है। EN मतलब क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन। अब देखिए यहाँ पर EN2 कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। क्या देखिए ये हमारा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने क्या दे दिया है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर एंटिटी के बाहर हमारा EN दिया हुआ है, इसलिए ये भी कहां चला गया, अपने घर चला गया। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेमिंग लिखा जाता है वो सीरियल नंबर वाइज लिखा जाता है। तो यहाँ पर इथेन 1,2 डाइअमीन पहले आ रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन बी में पहले NO3 मतलब कि नाइट्रेट का बता रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं दिया गया था, अगर कंफ्यूजिंग रहता तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन हर साल पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और ये यूजुअली आपका F ब्लॉक से आता है, P ब्लॉक से आता है और D ब्लॉक से आता है। क्योंकि क्लास 11 में तो एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर बहुत सारा आता था, बट 12th में आपका P, D या फिर F ब्लॉक से ही आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, आपको स्ट्रक्चर बनाना है ClF3। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दूं तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, कुछ समझाया ही
नहीं। तो अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनता है अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में आई थिंक चैप्टर नंबर 4 होगा, वहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको याद है? मेरे हिसाब से तो 99% बच्चे को याद होगा नहीं। 12 का सिलेबस तो हैंडल कर नहीं पाते होंगे, 11 का कैसे करेंगे बताइए? क्योंकि वो तो एक साल आपने पहले पढ़ा होगा, तो एक साल का याद रहता है थोड़ी रहता है। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं बहुत सारा मेथड होता है। एक क्या होता है, एक आपका हाफ होता है, देन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए? सेंट्रल मेटल एटम में ये हमारा क्लोरीन में 7 होता है, और यहाँ पर फ्लोरीन मतलब 1, और ये मोनोवैलेंट एटम है इसलिए टोटल 3 है, इसलिए 3 हो गया। मतलब कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसका वैल्यू 5 आ रहा, मतलब कि क्या हो गया? sp3d हो गया। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है इस पे तो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सिंपली देखिए यही मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन 5 आया, और ये 3 क्या है? 3 हमारा सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है? तो 3 सिग्मा आया, और जेड हमारा क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। यहाँ पर सिग्मा 3 है, जेड हमारा 5 आया, तो लोन पेयर कितना होगा? 2 होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ClF3 है इसमें लोन पेयर 2 है, और जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये हमारा कितना है? 3 है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्योंकि ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर आपको क्लास 12 में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आप लोग Cl को बीच में लगाइए। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d आया, मतलब ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ये आपका ज्योमेट्री होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, तो ये हमारा कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। अब देखिए 3 फ्लोरीन है तो ये हमारा यहाँ लग जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या है? आपका यहाँ पर 2 लोन पेयर है, मैंने आपको बताया, तो 2 लोन पेयर हमारा कहाँ आ जाएगा? 2 लोन पेयर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और यही हमारा क्या है? करेक्ट स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, डायरेक्ट ये याद कर लीजिए, आपको यही पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया? XgF4, तो इसका भी 2 लोन पेयर होता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर Z इक्वल टू हाफ हो गया, 8 + 4 जो कि हमारा 6 हो गया, और यहाँ पर टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियस बात है कि 2 आपका लोन पेयर होगा। तो देखिए ये हमारा कैसे होगा? ये हमारा कुछ ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा चारों तरफ, और ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 लोन पेयर आ जाएगा। क्या सभी बच्चे को ये समझ में आया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? अगर होगा तो आप लोग यहाँ पर ये वाली चीज को इग्नोर कीजिए, क्योंकि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस आपको ये दोनों चीज याद रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए 3rd क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पहले आपको बोला जा रहा है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए कोई भी रिएक्शन सपोज कीजिए कि A + B, या फिर सपोज कीजिए कि यहाँ पर कुछ मोल भी होगा, अभी हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, गिव C + D, ठीक है? अगर इसका आप लोग रेट इक्वेशन लिखिएगा तो क्या होगा? R = K। यहाँ पर रिएक्टेंट वाला कंसंट्रेशन मतलब कि A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, और A⁴ हो गया, और आपका बी का कंसंट्रेशन टू द पावर y हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका हो जाएगा ये वाला x और प्लस y, मतलब कि ऑर्डर हमारा x + y हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका एग्जाम में कुछ डेफिनेशन आता है तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप लोग उसके साथ एग्जाम्पल लिखिएगा। अगर ये एग्जाम्पल लिखिएगा तो डेफिनेशन आपने क्या लिखा है टीचर वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को एग्जाम्पल पता है तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन तो इजीली पता होगा। इसलिए एग्जाम्पल आप लोग हर एक क्वेश्चन में दिया कीजिए जहां जहां पॉसिबल हो। अब देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? आपको यहाँ पर 2 ग्राफ गिवन है, आपको क्या बताना कि ये कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, ये आपका कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है। यहाँ पर T हाफ है, और यहाँ पर क्या है? R नोट का
कंसंट्रेशन यहाँ पर बताया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट क्या, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और टी हाफ क्या, ये आपका हाफ लाइफ है। अब देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बताइए, कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय हमारा के होता है। आपको क्या पता है कि आपका जीरो ऑर्डर का आपका हाफ लाइफ क्या होता है? बहुत कम ही बच्चे को पता होता है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि आर नोट गिवन है बाय हमारा 2k होता है, ठीक है। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट, आपको पता होगा। अब देखिए आपको बताना कि ये दोनों कौन कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, और ये हाफ लाइफ है, और ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब देखिए अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर का आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर टी हाफ तो दिख रहा, बट क्या यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्मूला में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। आप जीरो ऑर्डर का देखिएगा तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टी हाफ है, मतलब कि हाफ लाइफ है, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमारा टी हाफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अब ग्राफ देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा ग्राफ सीधा आ गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा टी हाफ है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हो गया। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीरो ऑर्डर के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, और हमारा यहाँ पर सी इंटरसेप्ट जीरो, इसलिए ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हुआ। मतलब क्या हो गया, ये हमारा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो क्या सभी बच्चे को ये दोनों ग्राफ समझ में आ गया? देखिए फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। और हमारा जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है, डायरेक्टली होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो गया। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए लास्ट जो आपका क्वेश्चन है ये आपके लिए असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर असर्शन क्या बोला गया है कि कोगुलेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव इज मोर देन Na पॉजिटिव, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, कोगुलेशन पावर, देखिए यहाँ पर Al3 पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, Na प्लस है, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि पूरे केमिस्ट्री में जो आपका चार्ज होता है वो डोमिनेट्स करता है। तो यहाँ पर चार्ज 3 है, यहाँ पर चार्ज 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कोगुलेटिंग पावर। मतलब जो हमारा असर्शन ये बिल्कुल सही गिवन है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कोज प्रिसिपिटेशन, और ये आपका क्या होता है, हार्डी-शुल्ज रूल होता है। देखिए आपको पता होगा, पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा कि कोगुलेटिंग पावर आपका Al3 पॉजिटिव का ग्रेटर है Na पॉजिटिव से, क्योंकि चार्ज डोमिनेट करता है। ये हम लोग किस रूल से एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो आपके सरफेस केमिस्ट्री में एक आपका पॉइंट गिवन है और एक आपका टर्म गिवन है, हार्डी-शुल्ज रूल, ठीक है। वही हमें ये वाला चीज को बताता है। मतलब कि जो रीजन है ये भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फिलहाल मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट हो गया, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होता, फिलहाल मैंने दिया हुआ नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने वो ऑप्शन देना मतलब मिस हो गया। बट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों आपका सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।